हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज का 22 पार्ट नंबर 22 करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजी का ही थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट बन गया एंड ये सबसे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा पार्ट बनता भी था। अच्छे से आपने पढ़ा है। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 20, जो कि टॉप 20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? राइट इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल्स विथ एग्जाम्पल, यानी कहाँ कहाँ बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल्स होते क्या हैं, आखिर है क्या ये बायोलॉजिकल्स, है कि नहीं? हाँ, तो बायोलॉजिकल्स के बारे में जानेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। आपने वैक्सीन सुना है? हाँ, ये देखो वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीन आपने सुना होगा। प्लस मेरे ख्याल से बायोलॉजिकल्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बायो यानी लिविंग चीज़ों से बना हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ जो एजेंट है उसको हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स कह सकते हैं। जैसे वैक्सीन खुद भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहले बायोलॉजिकल्स क्या कहते हैं। बायोलॉजिकल्स आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिक्स, इसी को बायोलॉजिक्स कहते हैं। रेफर टू मेडिकल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर डेरिवेटिव्स, यानी बायोलॉजिकल्स को ही बायोलॉजिक्स के नाम से जाना जाता है और ये ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट होते हैं जो डिराइव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से और देयर डेरिवेटिव, और उसके डेरिवेटिव से, यानी मतलब आप समझ सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब है कि आपका सजीव से ही प्राप्त होता है। बायोलॉजिकल्स आर दोज क्लास ऑफ मेडिसिन विच आर ग्रोन एंड देन प्यूरिफाइड फ्रॉम लार्ज स्केल सेल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट और एनिमल सेल। यानी बायोलॉजिकल्स ऐसे क्लास के मेडिसिन होते हैं जो विच आर ग्रोन एंड देन प्यूरिफाइड फ्रॉम लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं थ्रू सेल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, या तो ईस्ट से बनाए जाते हैं, या तो प्लांट या एनिमल सेल से बनाए जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं, उन्हीं से बनता है, तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल कहते हैं। बायोलॉजिकल्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन, बायोलॉजिकल्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन है विच इंक्लूड्स वैक्सीन्स, जिसमें वैक्सीन आते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स आते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आते हैं, एज वेल एज प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड एंड प्लाज्मा, और जो कुछ प्रोडक्ट्स ह्यूमन ब्लड और प्लाज्मा से डिराइव्ड हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी आपने बायोलॉजिकल के बारे में क्या समझा? तो बायोलॉजिकल्स को सर हम बायोलॉजिक्स भी कहते हैं। मेरे साथ बोलो आप सभी लोग, तब याद होगा। बायोलॉजिकल्स को हम लोग बायोलॉजिक्स भी बोलते हैं। वेरी गुड। ये क्या होते हैं? ये एक ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट हैं जो किससे डिराइव्ड होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित जीवों से प्राप्त होता है। बायोलॉजिकल्स ऐसे क्लास के मेडिसिन हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं लार्ज स्केल पर बैक्टीरिया से, ईस्ट से, प्लांट से, या तो एनिमल सेल से। बायोलॉजिकल्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिसमें आपके वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन हैं वो सब इसमें आते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स आते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमें डिराइव होते हैं ह्यूमन ब्लड या प्लाज्मा से, ये सब आपके बायोलॉजिकल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल्स के अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया वैक्सीन, तो यस वैक्सीन्स आते हैं। कुछ ऐसे वैक्सीन है, मोस्टली वैक्सीन्स प्रिवेंटिव वैक्सीन्स होते हैं। प्रिवेंटिव वैक्सीन का मतलब क्या होता है सर? तो प्रिवेंटिव वैक्सीन ऐसे वैक्सीन होते हैं जो कि आपको बीमारी से बचाने का काम करते हैं, है ना। और थेरेपेटिक वैक्सीन ये होते हैं जब बीमारी हो जाती है तब वो वैक्सीन लगाई जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो प्रिवेंटिव वैक्सीन जैसे बीसीजी का वैक्सीन बताओ किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए लगाया जाता है, टीबी, है ना। वैसे एमएमआर वैक्सीन मीजल्स, मम्स एंड रूबेला के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया डीपीटी का वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए लगाया जाता है। एंड हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन होते हैं। बल्कि और थेरेपेटिक वैक्सीन में कुछ कैंसर वैक्सीन आते हैं। तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ एंटी सीरा और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आते हैं जो कि आपके क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? पैसिव इम्यूनिटी।
ये जो वैक्सीन है ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसा इम्यूनिटी देता है? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ सर? तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपका बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कोविड की वैक्सीन, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन लगती थी तो एक्चुअली कोविड का ही एंटीजन को किल करके या कमज़ोर करके आपके बॉडी में डाला जाता था वैक्सीन के फॉर्म में। जिससे आपके बॉडी को क्या फील होती है कि अच्छा कोविड आया है, कोविड वायरस आया है, तो हमारा शरीर का WBC क्या करता है? उसको पहचानता है और एंटीबॉडी बना लेता है। जिससे हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम क्या हुआ? स्टिमुलेट हुआ, और स्टिमुलेट कह सकते हो एक्टिव हुआ, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया। और जो नकली क्या बोलोगे, कमज़ोर किया हुआ कोविड वायरस आपके अंदर डाला गया था वैक्सीन के माध्यम से, वो वायरस चूंकि पहले से ही कमज़ोर है, उसको कमज़ोर किया हुआ है, वो आपके बॉडी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और आपका एंटीबॉडी बना के इसको मार के थुरथार के बराबर कर देगा। समझ रहे बात को? हाँ, जिससे आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और हमारे बॉडी में एक मेमोरी सेल भी होता है, वो सेव कर लेता है भाई कि ये कोविड के लिए हमने एंटीबॉडी बना के रखा है, अगर फ्यूचर में फिर से ऐसा कोई कोविड आएगा उसको मार के गिरा देंगे, बना बनाया एंटीबॉडी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ये आपके बॉडी को एक्टिवेट कर दिया कि भाई एंटीबॉडी बनाओ। बना बनाया एंटीबॉडी डाल दिए क्या? नहीं, एंटीजन ही डाले, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इसीलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। हेलो सर, कितनी देर चलेगी आपकी क्लास? और बस मैम अगर 7:30 तक हो जाती है आपकी क्लास। अच्छा, 7:30 तक करना है? हाँ ठीक है सर। हाँ, कर लीजिए। ओके ओके, चलिए। तो हम लोग कह रहे थे आपकी क्लास 7:30 में हो जाएगी नेक्स्ट। ठीक है जी, तो मैं क्या बता रहा था? एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये वैक्सीन्स क्या करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी देता है, यानी आपके बॉडी के इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाए, है ना? हाँ, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? हम बना बनाया एंटीबॉडी ही दे देंगे, बना बनाया एंटीबॉडी दे देंगे। तो अगर हम बना बनाया एंटीबॉडी दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उतना अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जैसे किसी को सांप काटा तो बना बनाया हम एंटीवेनम दे देते हैं, उस समय पे बॉडी हमारा एंटीबॉडी बनाता नहीं, हम बना बनाया एंटीबॉडी देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जहर को काटे। तो दोनों का अपना अपना अलग रोल है। तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडर्स में जैसे कुछ एंटी सीरा होते हैं, जैसे एंटी रेबीज सीरम आते हैं, एंटी टेटनस सीरम आता है। ये टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन नहीं है, ये एंटी टेटनस सीरम आती है। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं, हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं। ये सब हो गए पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडर, यानी सीधा सीधा रेबीज का एंटीबॉडी बना के दे दिया गया है। हेपेटाइटिस बी शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देता है, और ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडर है, यानी आपका बॉडी इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी नहीं बनाया, बना बनाया एंटीबॉडी आपने दे दिया। ऐसा कह सकते हो स्नेक के लिए एंटीवेनम, ये भी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेट स्पेसिफिक इम्यून थेरेपीज में आपके रिटुक्सीमैब, ट्रस्टजुमाब, क्या कहते हैं मुमाब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एकदम स्पेसिफिक टारगेट चीज़ को जाकर के किल करता है। तो ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ हार्मोन्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन भी होते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, क्या कहते हैं जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गए, एरिथ्रोपोएटिन्स हो गए, ये भी बायोलॉजिकल्स हैं। जैसे इंसुलिन वगैरह होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया हुआ होता है ना? हाँ, फिर कुछ एंजाइम्स हैं जैसे यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू डिजॉल्व क्लॉट, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम वगैरह यूज़ होता है जो कि क्लॉट को डिजॉल्व करता है। आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में अगर कहीं क्लॉट बन गया तो उसको क्या कहते हो? थ्रोम्बस कहते हो। वेरी गुड। तो उस थ्रोम्बस को, क्लॉट को डिजॉल्व करने वाले ड्रग्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या एग्जाम्पल है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो आप स्ट्रेप्टोकाइनेज देख रहे हो ये एक थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग है जो कि आपके क्या करता है? क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है ना? फिर है डोर्नेज अल्फा, एस्पार्जिनेज, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके एंजाइम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है। फिर है इंडिकेशंस। अभी आपने क्या पढ़ा भाई? फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, बायोलॉजिकल एजेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं बायोलॉजिकल्स? तो बायोलॉजिकल्स को हम लोग बायोलॉजिक्स कहते हैं। ये ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होता है। एंड बायोलॉजिकल्स दोज क्लास ऑफ मेडिसिन, ऐसे क्लास के मेडिसिन हैं
जो ग्रो करते हैं और प्यूरिफाई ऑन लार्ज स्केल पे बनाया जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट या एनिमल सेल से। बायोलॉजिकल्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसमें आपके वैक्सीन आते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स आते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती हैं, जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन ब्लड और प्लाज्मा से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल्स के क्लासिफिकेशन में कुछ वैक्सीन्स आते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कुछ एंटी सीरा या इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, बने बनाए इम्यूनिटी, मतलब वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें कुछ एंटी सीरा आते हैं जैसे एंटी रेबीज सीरम आते हैं, एंटी टेटनस सीरम आता है। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जैसे रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन, बने बनाए रेबीज के एंटीबॉडीज़ होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडी ही है। हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी है जैसे रिटोक्सीमाब, एडालीमुमाब, ट्रास्टजुमाब, ये कुछ ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में आते हैं। ठीक है। हार्मोन्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन में जैसे इंसुलिन आता है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वगैरह आता है, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह आते हैं। एंजाइम्स में मैं बात करूँ तो स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह आपने देखा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एंजाइम्स के अंतर्गत आता है। अब इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स विथ एग्जांपल, इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स विथ एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बायोलॉजिकल एजेंट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं। हियर आर द सम इंडिकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स अलॉन्ग विथ एग्जांपल। जैसे कैंसर की बात करें तो कैंसर में कौन से बायोलॉजिकल एजेंट की यूज होती है? तो इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज होता है, टारगेट स्पेसिफिक सेल को जाकर के खत्म करता है। ठीक है, हाँ, तो वही बोल रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊं क्या बोल रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज ट्रास्टजुमाब, जिसको हम लोग हरसेप्टिन के नाम से भी जानते हैं, ट्रास्टजुमाब है, यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। सेल थेरेपी सच एज क्या कहते हैं, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, जिसको कार टी थेरेपी कहते हैं, यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। तो ये कुछ ऐसे भी हैं जो कि ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है? ट्रास्टजुमाब, जो कि स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, है ना। हाँ, और कुछ ऐसे जैसे सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स जो हैं, ये कार टी थेरेपी, ये सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। फिर कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पे भी कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज अडालीमुमाब, जिसको हम लोग ह्यूमिरा भी कहते हैं, ये यूज़ होते हैं टू ट्रीट रूमेटाइड अर्थराइटिस। आपको पता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है यह एक कैसा बीमारी है? तो रूमेटाइड अर्थराइटिस एक आप कह सकते हो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपके ही बॉडी के क्या कहते हैं हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लग जाते हैं, इम्यून सेल्स। ठीक है, इम्यून सेल्स मतलब आपके बॉडी का ही इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है, आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है, तो वो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है। वैसे कंडीशन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अडालीमुमाब यूज होता है। ठीक है, ये भी एक बायोलॉजिकल एजेंट्स है। फिर कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे वैक्सीन सच एज HPV वैक्सीन आते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आते हैं, आर यूज टू प्रिवेंट स्प्रेड द रेस्पेक्टिव डिजीजेज। यानी कि कुछ जैसे HPV वैक्सीन है, तो HPV वैक्सीन भी वैक्सीन है भाई, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, तो ये कहीं ना कहीं अपने बीमारियों को फैलने से बचाता है। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जैसे इन्फ्लिक्सीमैब, जिसको हम लोग रेमिकेड भी कहते हैं, आर यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये कुछ वायरल इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जैसे इन्फ्लिक्सीमैब, रेमिकेड वगैरह है, ये सब चीज़ें यूज होते हैं। ठीक है। फिर हार्मोनल डेफिशिएंट की मैं बात करूं तो रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स सच एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HCG, HGH आर यूज टू ट्रीट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। यानी कि कभी किसी को हार्मोन की कमी हो जाती है, जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट के तौर पर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का यूज किया जाता है, HGH का यूज किया जाता है टू ट्रीट ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। किसी में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी कम हो गई है तो उस समय पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी एक आपका कह सकते हो क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है। इंसुलिन इज ट्रीट टू डायबिटीज़, इंसुलिन भी यूज़ होता है ना। यस, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसीलिए इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं लिया जाता, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। आप लोग बताना, इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, इंसुलिन को किस रूट से इंजेक्शन में लिया जाता है? किस रूट से लिया जाता है? तो सबक्यूटेनियस रूट से लिया जाता है। अच्छा, किस प्रकार के डायबिटीज़ मेलाइटस में? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में?
तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन का इंजेक्शन यूज होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर फिर मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं चलती हैं। ठीक है। जेनेटिक, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज यूज टू ट्रीट जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर सच एज सिकल सेल एनीमिया वगैरह है। यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी यूज किया जाता है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के वगैरह के बारे में। ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए। ये थे आपके छोटे से क्वेश्चन। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होता है आपने देख लिया। अब आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करके देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया क्या है नहीं है। ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, बायोलॉजिकल एजेंट्स डिराइव होते हैं किससे? सिंथेटिक केमिकल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स। जवाब दीजिए। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स डिराइव्ड होते हैं किससे? तो आंसर हो जाएंगे सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे हो जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं कौन? बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है? वैक्सीन, एंटीबायोटिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ब्लड प्रोडक्ट। बताओ इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है? तो वैक्सीन तो भैया है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी है, ब्लड प्रोडक्ट भी है, आपने पढ़ा। एंटीबायोटिक नहीं होता है, एंटीबायोटिक नहीं होता है। ठीक है। नहीं, ब्लड प्रोडक्ट भी है, ब्लड से बना हुआ प्रोडक्ट भी आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ही आते हैं। एंटीबायोटिक ब्लड प्रोडक्ट में नहीं आता है, एंटीबायोटिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है, इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ब्लड प्रोडक्ट का, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का, वैक्सीन का, या साइटोकाइन का? इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। हाँ जी, तो इंसुलिन जो है ये आपके किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? इंसुलिन यूज इन डायबिटीज ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लड प्रोडक्ट। क्या इंसुलिन ब्लड प्रोडक्ट है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, या फिर वैक्सीन है, या साइटोकाइन है? तो मैंने बताया था इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हाँ, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। जो कि प्रोटीनेशियस हार्मोन है। विच बायोलॉजिकल इज यूज्ड एज अ क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम, इसमें से कौन से क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, इंटरफेरॉन, ट्रास्टजुमाब, या IL-2? विच बायोलॉजिकल इज यूज्ड एज क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम्स, क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम्स के तौर पर कौन सा यूज होता है भाई? तो क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम्स के तौर पर आपका यूज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। वेरी गुड, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना। चलो, तो यहाँ तक था आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों का जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, इसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इसके साथ आपका पूरे फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज़ यहाँ पर एंड होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यहाँ तक पढ़े हैं यानी आपको टॉप 20 पर पूरा विश्वास है। एंड इसी तरह से इस टॉप 20 को फिर से 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। एंड मैं आज बता दे रहा हूँ 80 नंबर में से 70 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। सो प्लीज़ आप इसी को रिवीजन, कुछ भी यूट्यूब पे आलतू फालतू चीज़ देख करके परेशान इधर उधर भटकिएगा नहीं। ठीक है। हाँ, विश्वास बनाए रखिएगा, इसी को रिवीजन करते रहिएगा। एंड बहुत जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका रिवीजन क्लास स्टार्ट करवा दें। 1 शॉट रिवीजन क्लास है ना, अगले 1-2 दिन में या 3-4 दिन में हो सके तो आपको इसका 1 शॉट रिवीजन क्लास शुरू हो जाएगा। यानी ये पूरा टॉप 20 फिर से आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। अदरवाइज आप अपना रिवीजन खुद रखेंगे ही, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा है। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।